रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार बिजली का इस्तेमाल करते हैं? शायद गिनना भी मुश्किल है। बिल्कुल। फोन चार्ज करने से लेकर बत्ती जलाने तक हम पूरी तरह इस पर निर्भर हैं। हाँ, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस स्विच को ऑन करते ही उन तारों के अंदर असल में क्या होता है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता? है तो जादू जैसा ही, क्योंकि ये दिखता नहीं है, सिर्फ इसका असर दिखता है। एकदम। और आज हमारे पास विज्ञान की एक किताब का अध्याय है, और आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को मतलब परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कहते हैं करंट आ रहा है, करंट चला गया। आखिर ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है क्या? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। स्रोत के अनुसार विद्युत धारा का मतलब है आवेशों मतलब चार्जेस का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह। हाँ, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का पाइप। जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसे ही तार के अंदर छोटे छोटे आवेश, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक दिशा में बहने लगते हैं। अच्छा, इसी मजबूत बहाव को हम करंट कहते हैं। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक है। और इस ट्रैफिक को हम मापते कैसे हैं? जैसे पानी को लीटर में मापते हैं। बिल्कुल। इस ट्रैफिक को मापने की इकाई है एम्पियर। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एम्पियर? हाँ, और इसे मापने के लिए अमीटर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिसे हमेशा सर्किट में मतलब तार के साथ ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि सारा का सारा ट्रैफिक उसमें से होकर गुजरे और हमें सही रीडिंग मिल सके। एकदम सही। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए एक पूरे रास्ते की जरूरत होती है, जिसे हम परिपथ या सर्किट कहते हैं। स्रोत में एक बड़ा सिंपल सा प्रयोग है, एक सेल, एक बल्ब और कुछ तार। जब तक स्विच ऑन करके रास्ता पूरा नहीं किया जाता, बल्ब नहीं जलता। सही। ये तो ठीक है, लेकिन यहां एक और दिलचस्प चीज सामने आती है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये क्या बला है? क्या ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो ट्रैफिक को धीमा करती है? हाँ, ट्रैफिक पुलिस कहना एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। कोई भी तार, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इन इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से आजादी से बहने नहीं देता। अच्छा। हाँ, वो उनके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट डालता है, स्पीड ब्रेकर की तरह। इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। और यहीं पर जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम का 1827 में दिया गया प्रसिद्ध नियम काम आता है। V बराबर IR। अरे हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ा था। पढ़ा तो हम सबने है, पर कभी इसकी खूबसूरती पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब क्या वाकई बिजली की पूरी दुनिया इन 3 अक्षरों में सिमट गई है? एक तरह से हाँ। ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज मतलब वो धक्का जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है, वो करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। V बराबर I गुणा R। हाँ, ये बिजली को समझने की बुनियाद है। इसका मतलब है कि अगर आपको करंट को कंट्रोल करना है, तो या तो धक्का मतलब वोल्टेज बदल दो, या रास्ते की रुकावट मतलब रेजिस्टेंस बदल दो। वाह! पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। प्रतिरोध की इकाई भी उन्हीं के नाम पर ओम है। यहां बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर तार एक जैसा नहीं होता। कुछ तार हाईवे की तरह होते हैं, कुछ गांव की टूटी फूटी सड़क की तरह। स्रोत बताता है कि ये प्रतिरोध यानी रुकावट 4 बातों पर निर्भर करती है। हाँ, और ये चारों कारक बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला है चालक की लंबाई। तार जितना लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, लंबी सड़क मतलब ज्यादा रुकावट। बिल्कुल। दूसरा है तार की मोटाई, जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये तो और भी आसान है। तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जैसे मोटा पाइप तो ज्यादा पानी बहेगा। एकदम वही लॉजिक है। और बाकी 2 कारक पदार्थ और तापमान से जुड़े हैं, है ना? सही कहा। तीसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति। जैसे तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए उसे बिजली के तारों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि करंट आसानी से बह सके। हाँ, और चौथा है तापमान। आमतौर पर चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। मतलब गर्म होने पर वो और ज्यादा रुकावट डालने लगते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं सब कारकों से हमें प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये किसी भी पदार्थ का अपना गुण है। और यही एक मजेदार बात है। क्या? बिजली पहुंचाने के लिए हमें तांबे जैसा कम प्रतिरोध वाला पदार्थ चाहिए, लेकिन एक टोस्टर बनाने के लिए हमें नाइक्रोम जैसा पदार्थ चाहिए, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो,
ताकि वो गर्मी से लाल हो जाए। मतलब एक ही गुण कहीं अच्छा है और कहीं बुरा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उससे काम क्या लेना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। वाह, तो एक ही घर में हमारे पास तांबे के तार हैं जिन्हें हम ठंडा रखना चाहते हैं, और हीटर के एलिमेंट हैं जिन्हें हम गर्म करना चाहते हैं। ये सब एक ही सर्किट से जुड़ा होता है। तो इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? स्रोत में इसके 2 तरीके बताए गए हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। और दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसमें सारे उपकरण एक के बाद एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। एक ही लाइन में? हाँ, इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरे रास्ते में करंट के लिए सिर्फ एक ही पथ होता है, मतलब सब में से एक बराबर करंट बहेगा। अच्छा। लेकिन वोल्टेज हर उपकरण पर उसकी जरूरत के हिसाब से बढ़ जाएगा और कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। अरे, मुझे याद आ गया, बचपन में दिवाली पर यही तो सिरदर्द होता था। हाँ, बताइए। वो जो लड़ियां आती थी, हाँ, अगर उनका एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी लड़ी ही बंद। हाँ, और फिर हम पूरी लड़ी को चेक करते थे, एक एक बल्ब को हिलाकर देखते थे कि भाई कौन सा मुजरिम है जिसने पूरी पार्टी खराब कर दी। आज समझ आया कि उसके पीछे भौतिकी का ये नियम था। बिल्कुल सही, क्योंकि एक बल्ब खराब होने का मतलब था कि करंट का रास्ता टूट गया। यही श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी कमी है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सभी उपकरणों को 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच जोड़ा जाता है, जैसे एक मेन हाईवे से हर घर के लिए अलग-अलग सड़कें निकल रही हों। अच्छा, तो इसमें हर उपकरण को पूरा वोल्टेज मिलता होगा? एकदम, वोल्टेज सबको बराबर मिलता है, लेकिन मेन हाईवे से आने वाला कुल करंट हर सड़क पर बढ़ जाता है। और हमारे घरों की वायरिंग इसी समानांतर क्रम में होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हर उपकरण को पूरी बिजली मिल रही है, एक खराब हो तो दूसरा चलता रहता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हर उपकरण सीधे मेन पावर लाइन से जुड़ा है? ये ज्यादा खतरनाक नहीं लगता? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ, घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में ही होती है। क्यों? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, हर उपकरण को पूरा 220 वोल्ट मिलता है, और दूसरा, हर उपकरण का अपना अलग स्विच होता है। सोचिए, अगर वायरिंग श्रेणी क्रम में होती तो मुझे रात में सिर्फ एक लैंप चलाने के लिए साथ में टीवी और मिक्सर भी चलाना पड़ता। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी असुविधा होती। लेकिन मेरे उस खतरे वाले सवाल का क्या? आपका सवाल ही हमें अगले टॉपिक पर लाता है, सुरक्षा। जी हाँ, समानांतर क्रम में हर चीज सीधे मेन लाइन से जुड़ी है, जो इसे शक्तिशाली बनाने के साथ साथ खतरनाक भी बनाता है। लेकिन उस पर आने से पहले एक और चीज समझना जरूरी है। बताइए। जब करंट किसी प्रतिरोध से गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है। हमारे हीटर और टोस्टर इसी पर काम करते हैं। हाँ, जूल का तापन नियम। सही। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा मतलब हीट प्रवाहित धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होती है। सूत्र है H = I²RT। गुना हो तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी? बेहतरीन सवाल। बिल्कुल, करंट का स्क्वायर में होना ये बताता है कि गर्मी पर करंट का असर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बिजली के उपकरणों पर उनकी पावर रेटिंग लिखी होती है, जो वॉट में होती है। हाँ, पावर का सूत्र है P = VI और इसकी इकाई है वॉट। जब हम कोई 100 वॉट का बल्ब खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। लेकिन हमारे बिजली के बिल पर तो यूनिट लिखा होता है, वॉट नहीं। ये यूनिट क्या चीज है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम बिल देते हैं तो हम पावर का नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का भुगतान करते हैं। ऊर्जा का? हाँ, और बिजली की दुनिया में इसकी व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है यानी kWh। जब 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलता है तो 1 किलोवाट ऊर्जा खर्च होती है। इसी 1 किलोवाट को ही आम भाषा में 1 यूनिट बिजली कहा जाता है। अब समझ आया कि ज्यादा वॉट के उपकरण चलाने से बिल क्यों ज्यादा आता है। चलिए, अब वापस आपके उस सुरक्षा वाले पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा था कि समानांतर वायरिंग खतरनाक भी है। कैसे, और हम इससे कैसे बचते हैं? हाँ, तो अब इन सब जानकारियों को घर की वायरिंग से जोड़ते हैं। स्रोत के मुताबिक हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें 3 तरह के तार होते हैं। 3 तार? जी, पहला है विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर। ये आमतौर पर लाल रंग का होता है और इसी में 220 वोल्ट का करंट होता है। ओके। दूसरा है उदासीन तार न्यूट्रल वायर। ये काले रंग का होता है, ये सर्किट को पूरा करता है।
और तीसरा जो हमारा सुरक्षा कवच है वो है भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर। ये हरे रंग का होता है। तो ये अर्थिंग वाला हरा तार हमें झटके से कैसे बचाता है? मान लीजिए किसी उपकरण जैसे प्रेस का लाइव तार अंदर से टूटकर उसकी मेटल की बॉडी को छू जाए। अब अगर कोई उसे छुएगा तो करंट उसके शरीर से होकर जमीन में जाएगा और जोर का झटका लगेगा। लेकिन अर्थिंग तार होने से जो उस मेटल बॉडी से जुड़ा होता है, सारा का सारा करंट उस आसान रास्ते मतलब हरे तार से सीधा जमीन में चला जाता है। एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है करंट के लिए। बिल्कुल सही शब्द है। और इसी वजह से हमारे उपकरणों में एक और बहुत जरूरी चीज होती है फ्यूज। आजकल तो एमसीबी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ्यूज का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, फ्यूज हमारे सर्किट का शहीद है। ये एक पतले तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसे हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये काम कब आता है? दो खतरनाक स्थितियों में। पहली है ओवरलोडिंग, मतलब आपने एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा दिए। अच्छा। और दूसरी स्थिति है शॉर्ट सर्किट, जब किसी खराबी की वजह से लाइव और न्यूट्रल तार सीधे एक दूसरे को छू जाएं। और दोनों ही सूरतों में तार में अचानक बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। एकदम सही। और जैसे ही करंट एक लिमिट से ज्यादा होता है, जूल के तापन नियम के अनुसार फ्यूज का तार तुरंत गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। हाँ, परिपथ टूटते ही धारा का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज खुद कुर्बान होकर हमारे कीमती उपकरणों को और सबसे जरूरी हमें जलने या आग लगने से बचा लेता है। तो आवेशों के एक साधारण प्रवाह से लेकर हमारे घरों की जटिल वायरिंग और सुरक्षा उपायों तक सब कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ही टिका है। ओम का नियम, प्रतिरोध और उपकरणों को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए समानांतर क्रम का इस्तेमाल। बिल्कुल। मुख्य बातें जो याद रखने वाली हैं वो है V = IR का वो सरल लेकिन शक्तिशाली संबंध, श्रेणी और समानांतर संयोजन के बीच का फर्क और जूल के तापन नियम का हमारे दैनिक जीवन में हीटर से लेकर फ्यूज जैसे सेफ्टी डिवाइस तक में इस्तेमाल। हाँ, ये सब मिलकर उस टेक्नोलॉजी को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है जिसे हम हर पल इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। ये स्रोत बताता है कि कैसे प्रतिरोध के कारण बिजली के संचरण में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। इसे ध्यान में रखते हुए एक पावर प्लांट से हमारे घरों तक सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली को न्यूनतम हानि के साथ पहुंचाने में लगने वाली विशाल चुनौती और नवाचार के बारे में सोचें। इसे और भी अधिक कुशल बनाने के लिए बिजली संचरण का भविष्य कैसा दिख सकता है?